कंप्यूट। देखिए डी ब्लॉक में हम लोग का अगला जो है टॉपिक वो है, दो कंपाउंड खासकर पढ़ना है आपको बोर्ड के लिए भी और ऐसे भी। वन इज KMnO4 एंड अदर इज K2Cr2O7। वन इज KMnO4 एंड अदर वन इज K2Cr2O7। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग K2Cr2O7 दोनों का प्रिपरेशन एक ही जैसा है। जैसे हम K2Cr2O7 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही मेथड आपको ध्यान में रखना है कि इसके प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्रोमाइट ओर का यूज। वी विल यूज व्हाट, क्रोमाइट ओर। इसका ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करेंगे, यानी इसका रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ और साथ में किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसी को बोला जाता है प्रिपरेशन को अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। क्रोमाइट और बाय द वे आपको मालूम होना चाहिए, इट इज FeCrO4, ठीक है। क्रोमाइट और क्या है, FeCrO4 है। तो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। सबसे पहले तो we will do the oxidation of this FeCrO4 in presence of O2 as well as Na2CO3, ठीक है। इसी को बोला जाता है अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, ठीक है। तो जब आप पहले स्टेप में इसका रिएक्शन कराएंगे तो FeCrO4 जो है ये O2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज करने के बाद आप देखेंगे यहां पे कि आपका सबसे पहले तो यहां पे सोडियम क्रोमेट ऑप्टेन हो जाएगा, यानी कि Na2CrO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा। इसके अलावा Fe2O3 आपका फॉर्म हो रहा होगा। अब यहां पे एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि CO2 गैस भी इसमें इवॉल्व होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे CO2 गैस भी क्या होगा, इवॉल्व होगा। यहां पे सबसे पहले चीज तो ये याद रखनी है आपको कि हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड, calcium oxide also used along with sodium carbonate, sodium carbonate to make the whole mass, to make the whole mass porous। और मेटलर्जी अभी आप नहीं पढ़े, कैल्शियम ऑक्साइड वहां पे भी मास को पोरस बनाता है। पोरस बनाने का क्या कारण है, अगर मास पोरस हो जाएगा तो आपका हीट लॉस मिनिमाइज होगा। हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस विल बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। आपका एफिशिएंसी प्रोसेस का बेटर रहेगा, तो हीट लॉस विल बी मिनिमाइज्ड। और आप कह सकते हैं कि हीट लॉस मिनिमाइज होगा तो आपको बेटर एफिशिएंसी या बेटर हीट फ्लो आप कह लीजिए कि मिलेगा, बेटर हीट फ्लो आपको मिलेगा। तो पहले स्टेप में हम लोग क्रोमाइट ओर का ट्रीटमेंट करते हैं। और यहां पे आप देखेंगे कि एयर का जो एक्सेस है, यानी O2 का एक्सेस है, अगर पोरस हो जाएगा तो एयर का एक्सेस क्या होगा, हर जगह पे होगा, ठीक है। O2 विल हैव अ एक्सेस एवरीवेयर, और इसकी वजह से जो हीट फ्लो होगा वो स्मूथ हीट फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट में ज्यादा होगा या किसी पार्ट में क्या होगा, कम होगा, बराबर का हीट फ्लो चलेगा आपको। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलाते हैं। तो आपके जेई मेन के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जब ये मास में आप CaO मिलाते हैं तो CaO मिलाने का क्या कारण है। तो सिंपल एक कारण लिख दीजिएगा, टू मेक द मास मोर पोरस, जिससे कि आपका CO2 का इवोल्यूशन भी क्या हो, बढ़िया तरीके से हो पाए, ठीक है। CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये पूरा मिक्सचर जो है, इस पूरे मिक्सचर में दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला पार्ट जो होगा इसको हम रेसिड्यू बोलेंगे, यानी कि जो फिल्टर पेपर से पास नहीं किया है, तो रेसिड्यू क्या रहेगा तुम्हारा, Fe2O3। और आपका फिल्टरेट रहेगा, यानी सोल्यूशन में क्या रहेगा, तो फिल्टरेट के अंदर जो है, फिल्टरेट के अंदर आपका रहेगा क्या, Na2CrO4, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको सोडियम क्रोमेट बनाना है। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि ये जो सोडियम क्रोमेट बना है इसको हम लोग ट्रीट कराएंगे किसके साथ, H2SO
4 के साथ, जहां पे आपको Na2Cr2O7 में ये कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। पहले ये वाला स्लाइड नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ढंग से करिएगा इसको, मेंस में काफी ज्यादा पूछता है डायरेक्ट ये रिएक्शन, तो काफी हाई फ्रीक्वेंसी रिएक्शन है ये। फेरो क्रोमाइट और को और क्या बोला जाता है, फेरोक्रोम भी इसको बोला जाता है, कभी कभी फेरोक्रोम भी एग्जाम में लिख देगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरोक्रोम। हो गया, स्टेप 2 पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए स्टेप 2 में जो फिल्ट्रेट आपको मिला है, इसको उठाएंगे यहां से और इसको ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो स्टेप 2 जो है आपका, ठीक है, इन स्टेप 2 व्हाट वी विल डू कि यहां से उठाना है आपको फिल्ट्रेट और इसको ट्रीट कर देना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, Na2SO4 मिलता है, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, साथ में आपको मिल जाएगा Na2Cr2O7। ठीक है, अब यहाँ पे Na2SO4 का हम लोग को पता है कि Na2SO4 जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, सल्फेट सॉल्ट जो भी होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर ये है तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा, और T ग्रेटर देन 32 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो फाइनली आप क्या करेंगे, उतना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे ताकि ये सॉल्युबल ना हो। ठीक है, तो यहां पे आपको ये लिखना है कि सफिशिएंट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, ठीक है, टू रिमूव Na2SO4 फ्रॉम द मिक्सचर। अब यहां से जो Na2Cr2O7 है, इसके बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे ये क्रिस्टलाइज करेगा एज Na2Cr2O7.2H2। ठीक है, इसका रेड क्रिस्टल्स आपको मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, द रेड क्रिस्टल्स ऑफ दिस सोडियम डाइक्रोमेट।
सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है K2Cr2O7 से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जनरली हम लोग K2Cr2O7 का रिएक्शन आपको बताए हैं, लेकिन जनरली जब आप लैब में देखिएगा तो ज्यादा प्रेफर्ड सॉल्वेंट क्या होता है, Na2Cr2O7 होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी of Na2Cr2O7 it is used extensively in organic synthesis. ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बेटा इसका अच्छा खासा यूज है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब जो आपको रेड क्रिस्टल्स मिला है Na2Cr2O7 का, इसको कन्वर्ट करना है K2Cr2O7 में, जो कि हम लोग स्टेप 3 में करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल KCl के साथ क्या कर देंगे, ट्रीट करा देंगे, और यहां पे आपका बन जाएगा क्या, NaCl, एंड साथ में आपको मिलेगा K2Cr2O7। इस रिएक्शन में पहले क्रिस्टलाइजेशन किसका होगा, NaCl का, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट से लेस सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसका बाद में क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो इन दिस रिएक्शन first the crystallization of NaCl takes place, and then the crystallization of, ठीक है, crystallization of K2Cr2O7 is done, और ये क्रिस्टलाइज करेगा एज ऑरेंज सॉलिड। ये किसकी तरह क्रिस्टलाइज करेगा, एज ऑरेंज सॉलिड। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, सेकेंड स्टेप में तुम क्या देख रहे हो कि क्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइक्रोमेट में। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और बार बार एग्जाम में भी ये पूछता है कि ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, क्रोमेट्स and dichromates are interconvertible into each other। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, कैसे इंटर कन्वर्टिबल है, तो एक चीज तो तुम लोग देख चुके हो कि अगर हम क्रोमेट में क्या दे दे, H+ दे दे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7 2- में। और अगर यहीं पे हम बेसिक यानी कि पीएच को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वापस डाइक्रोमेट किस में आ जाएगा, क्रोमेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपका जो CrO4 2- है, जो CrO4 2- है, इस CrO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इंक्रीज करेगा एज व्हाट, एज सोल्यूशन का पीएच क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। और अगर हम लोग डाइक्रोमेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एज पीएच क्या डिक्रीजेस। नोट करिए इसको। स्टेप 2 में मतलब जैसे Na2SO4 का क्रिस्टलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेकर, फिर जब इसको धीरे धीरे ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्रिस्टलाइज होता जाएगा, डेंस होता जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, गाढ़ा होते होते सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड मास में कन्वर्ट होगा। लेकिन पहले NaCl क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज आउट हो चुका होगा। ठीक है, तो उसके सेपरेशन के बाद फिर वो रेड क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, रेड क्रिस्टल्स मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको सेपरेट करके तुमको क्या करना है, उसको KCl के साथ ट्रीट कर देना है। जरूरत इसीलिए क्योंकि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, टाइट्रेशन में तो आपको हम बताए थे K2Cr2O7 इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। बहुत ध्यानक जरूरत है यार, पूरा का पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस K2Cr2O7 पे बेस्ड है। तो इट इज अ वेरी हाईली यूज्ड व्हाट, प्राइमरी स्टैंडर्ड, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन व्हाट, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, इसीलिए इसका जरूरत है। नहीं तो हम लोग Na2Cr2O7 से तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर ही रहे हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो अगला स्लाइड में ही आएगा, जो हम तुम लोग को टाइट्रेशन में भी बताए थे कि इट इज यूज्ड एज व्हाट, वेरी गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये हो गया। आप लोग अपने स्कूल में
ऑक्सैलिक एसिड का यूज किए होंगे, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करके KMnO4 का आपने ये किया होगा, स्टैंडर्डाइजेशन किया होगा। तो ये सब रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो व्हाट, अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नोट करिए। क्या रे ईशान, कॉल कर रहा था तुम इसीलिए कि आज हमको हमको कल तक पता ही नहीं था कि आज रक्षाबंधन है, हमको रात में हाँ पता सर। चला कि आज सर इसीलिए कॉल करा रक्षाबंधन है, था। इसीलिए लड़का था परेशान है कि क्लास होगा कि नहीं। सर मेरे को ही लगा कि रक्षाबंधन के आपको लिए शायद पूछ रहा था नहीं क्या मालूम ईशान? है। हाँ सर, इसीलिए कॉल किया था, वो रक्षाबंधन इसीलिए था। कॉल कर रहा था। हमको लगा इतना ऑब्वियस क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि सैटरडे को क्लास होगा कि नहीं। हम इग्नोर कर दिए इसका क्वेश्चन को, बोले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ रहा है सैटरडे को क्लास होगा। और सैटरडे को एक बहुत बड़ा रैली भी प्लान्ड है, ठीक है, तो हमको कुछ आइडिया नहीं था। हाँ, RG कर वाला रैली आज ही है, वहां नबन्ना के साइड में। इसलिए पूरा हावड़ा ब्रिज जाम है, मतलब जाम क्या, ब्लॉक्ड है पूरा। इसीलिए ये लोग जो दूर दूर से आने वाला था नहीं आया। तुम कहाँ है जी सार्थक, नाव चला रहा है? हाँ सर, बैठे बोल हुए रहा है हैं। हाँ सर, कहाँ नाव चला रहा है? अरे सर, बैठा हुआ है। अच्छा बैठा हुआ है, बोला बोला कि हाँ, बोला नाव चला रहा है, तो बोलता है हाँ सर। मतलब घर पे है कि कहाँ है? बोला कि मम्मी बोली कहीं गए हुए हो, कहाँ गए हुए हो? सर वो दूसरे घर गया हुआ। कृष्णा नगर? नहीं सर, नहीं सर, दूसरे घर। अच्छा लाइक दूसरा घर मामा कहाँ का था घर। तुम्हारा, भूल गया? मामा के घर। दूसरा घर कहाँ था तुम्हारा? सर नॉर्थ कोलकाता। नॉर्थ कोलकाता में, अच्छा ठीक है। चलो हो गया, डन है सबका। ऑनलाइन तो हमको ना पढ़ाने का मन करता है और ना पढ़ने का मन करता है, तो हम बोले कि अच्छा है, इससे अच्छा ऑफलाइन ही क्लास ले लो। आज खत्म हो जाएगा D एंड F ब्लॉक दोनों, बढ़िया। हो गया, चलो जी, ऑनलाइन में सबका हो गया है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा बात जो कर रहे थे कि वाई K2Cr2O7 हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज K2Cr2O7 हम लोग टाइट्रेशन में भी पढ़े थे कि इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन क्या, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और हमने आपको पहले भी बता दिया है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्राइमरी स्टैंडर्ड, इस प्राइमरी स्टैंडर्ड का फीचर्स क्या क्या है।
ये आपको मालूम है व्हाट आर द फीचर्स, फिर भी एक बार और रिकैप कर लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पहले भी पढ़े थे कि ये क्या होता है, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्सट्रीमली प्योर होता है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, आप देख रहे हैं कि Na2Cr2O7 क्या है, डेलिक्वेसेंट नेचर का है या हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, लेकिन K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। ठीक है, तो लेस हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, लेस हाइग्रोस्कोपिक और लेस मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, और लेस मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होना चाहिए, लेस मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि चीप तो होना ही चाहिए, सस्ता होना चाहिए। चौथा, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर, as well as it has what, high equivalent weight, it should be having what, high equivalent weight। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है प्राइमरी स्टैंडर्ड की, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि आपका Na2Cr2O7, ये क्वेश्चन आ जाता है कि why Na2Cr2O7 is not used as primary standard, because it is deliquescent, it is deliquescent in nature। ठीक है, और इसके अलावा आपका पूछेगा कि इसका कहां कहां पे यूज है, तो बहुत जगह यूज है, जैसे आप आयोडोमेट्री में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ठीक है Na2H2O3 इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3 में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप K2Cr2O7 के साथ आयोडाइड का सोल्यूशन लेते हैं, ये इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके किसमें भेज देता है, I2 में, और खुद चला जाएगा ये Cr3 प्लस में। फिर यहां से जो I2 है इसको आप क्या करेंगे, Na2H2O3 के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये इसको वापस क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या कर लेगा, खुद ये चला जाएगा, किसमें जाता है जी बताओ, ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाएगा, बताओ जी सार्थक, किसमें जाएगा ये, सर सब Na2S4O6। किसमें, अरे क्या बोल रहा है, जोर से बोलो। Na2S4O6 में जाता था ये। ठीक है, टेट्राथायोनेट में, तो ये खुद से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2.2 से 2.5 में चला जाएगा। इसी सर मेरा टाइट्रेशन को हम आवाज लोग, नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, सर नहीं सर, मेरा नहीं सुनाई दे रहा है क्या? हाँ तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, हमको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, तो गर्लफ्रेंड लगता है मारेगी, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हो, जोर से बोलो यार। Na2S4O6, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो Na2S4O6 जो था, इसी टाइट्रेशन को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो हम लोग इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। ये क्या है बेसिकली, तो आप बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी टाइट्रेशन को आप क्या बोलते थे, आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, इसी टाइट्रेशन को आप आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते थे, जहां पे आयोडीन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेकर आप सोडियम थायोसल्फेट को क्या करते थे, एस्टिमेट करते थे। ठीक है, इसी टाइट्रेशन को आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन बोला जाता था। और जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एस्टिमेट करते थे, तो हम वो भी बताए थे आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एस्टिमेशन जो होता है, उस टाइट्रेशन को हम लोग आयोडोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए आईआईटी जो है इन सब रिएक्शंस को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहा है, आज के पेपर में ये सब रिएक्शंस आ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मानना, उनका कहना है कि आप डी ब्लॉक में तो ये सब रिएक्शन पढ़े ही होंगे, तो इसलिए आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका सारा ये भी पता है कि K2Cr2O7 जो है, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम।
आप लोग ध्यान में देखिएगा, इनका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको हाफ रिएक्शन मालूम होना चाहिए कि Cr2O7 2- जो है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3 प्लस में। तो अगर इसको हम लोग अपने मेथड से बैलेंस कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Cr3 प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या डाल देंगे, 7H2O डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 14H प्लस। इसके बाद चार्ज को बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसे 14 है और यहाँ पे क्या है -2, तो 12 प्लस है, और यहाँ पे आपका 6 प्लस है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो ये हाफ रिएक्शन हो गया जहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद आपको पहले भी बताए थे, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, कि जब Cr2O7 2- को आप यूज करेंगे तो ये अलग अलग जगह पे रिएक्शन देगा। जैसे कि Fe2 प्लस है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Fe3 प्लस में। स्टैनस को ये SN4 प्लस में ये कर देगा। अगर हम H2S लेते हैं तो H2S को ये किस में कर देगा, सल्फर में। अगर हम सल्फर लेते हैं तो इसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। हम लोग अगर SO2 लेते हैं तो इसको भी सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। हम लोग अगर I- ले रहे हैं, Cl- ले रहे हैं, या Br- ले रहे हैं, तो इसको ये I2 या Cl2 या फिर किस में ऑक्सीडाइज कर सकता है, Br2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑक्सलेट ले लेंगे C2O4 2- तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, CO2 में। अगर आप NO2- ले लेंगे, ठीक है, तो उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रेट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आर्सेनाइट आयन ले लेंगे, ASO3 3-, तो इसको ये किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, ASO4 3- 4, हाँ ठीक है, एस यानी +3 से किसमें चला गया, ये +3 से चला गया +5 में चला गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए इसको ट्रीट करते हैं विथ C2H5OH, इथेनॉल को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके एसिड में भेज देगा, ठीक है। तो ये सारे इसके जो रिएक्शंस हैं आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, नोट करो। Even if SO3 2- is present, तो then it is also converted to what, सल्फेट। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखिएगा जो मैंने आपको 11th में नहीं बताया था, कि डिसप्रपोर्शनेट्स इट डिसप्रपोर्शनेट्स H2O3 2- इंटू SO4 2- एंड क्या, सल्फर, ठीक है। यानी कि ये अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसको ट्रीट कर रहे हैं विथ H2O3 2- के साथ, तो यहाँ पे ये इसको खुद तो जाएगा भाई Cr3 प्लस में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज भी करेगा, यानी कि H2O3 2- इसके प्रेजेंस में डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीडेशन का आदत रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, H2O3 2- जो है ये चला जाएगा क्या, SO4 2- में, और साथ में किसमें चला जाएगा, सल्फर में। ध्यान रखिएगा आयोडीमेट्री में या आयोडोमेट्री में ये थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में जाता है, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहां पे ये क्या हो रहा है, सल्फेट में जाके ऑक्सीडाइज करेगा। यही चीज हम लोग जब KMnO4 के साथ भी इसको देखेंगे, न्यूट्रल या फ्रेंटली अल्कलाइन मीडियम में, तो भी ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो उसको डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा, इसको ख्याली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है इस पर, इसका वही इक्विवेलेंट वेट या कुछ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जो हम तुम लोगों को कराए थे, ठीक है। तो ये एक इसका रिएक्शन याद रखिएगा कि डिस्प्रपोर्शनेट्स व्हाट, थायोसल्फेट इनटू सल्फेट एंड सल्फर।
विथ H2SO4, किसके साथ देखेंगे? H2SO4 के साथ, कोल्ड एंड हॉट कंडीशन दोनों में। तो ये भी रिएक्शन याद रखिएगा कि विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे कोल्ड कंडीशन के अंदर, कोल्ड कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि ये CrO3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो K2Cr2O7 जब है, इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये चला जाएगा CrO3 में, साथ में बन जाएगा KHSO4, साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है। और अगर आप हॉट कंडीशन में यानी थोड़ा हीट कर रहे हैं तो हॉट कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, एंड यहां पे आपका K2Cr2O7 जो है ये H2SO4 के साथ जब हॉट कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपका K2SO4 बनेगा, क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, एंड इसके साथ आप वाटर कर दीजिए। तो ये भी एक इसका रिएक्शन साइड से आप याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कोल्ड कंडीशन और हॉट कंडीशन में क्या कर रहा है, अलग टाइप से रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसके साथ है? H2O2 के साथ है। तो K2Cr2O7 और H2O2 का रिएक्शन। ठीक है। अब जब ये H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये बनाएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO5 का फॉर्मेशन करता है और इसका डीप ब्लू कलरेशन आता है। इसका कलरेशन क्या आता है? डीप ब्लू कलरेशन आता है। रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग? K2Cr2O7 और H2O2 का जब मिक्सिंग करते हैं तो हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में थोड़ा ईथर मिला देते हैं। तो ये आपका ईथर का लेयर आपको यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज अ लेयर ऑफ व्हाट, ईथर। और ईथर क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस होता है। तो जैसे जैसे CrO5 बनेगा तो ये ईथर का लेयर जो है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये कंफर्म होगा कि CrO5 का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो लेयर है आपका ईथर का, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू। ठीक है। तो ईथर का जो लेयर है, ईथर लेयर टर्न्स ब्लू, टर्न्स ब्लू। ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर हम लोग सभी को पता है कि इसका स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, दो दो पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन है। यहां पे तुम K2Cr2O7 लोगे तो भी CrO5 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहां पे हम K2Cr4 भी लेते हैं, मतलब क्रोमेट के साथ भी ये रिएक्शन होता, तो वहां पे भी आपको CrO5 जो है मिलेगा। ठीक है। बट स्लोली आपको देखने को मिलेगा कि ये CrO5 उतना स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। तो धीरे धीरे ये क्या कर जाएगा, ये टूट जाएगा, Cr3+ और O2 में टूट जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो आपको ब्लू कलर मिला है वो फेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। तो स्लोली दिस ब्लू कलर फेड्स, स्लोली द ब्लू कलर, द ब्लू कलर फेड्स अवे ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ, due to decomposition of, due to decomposition of CrO5 into Cr3+ and O2। तो ऐसा ही स्टेटमेंट बना के देगा, इसलिए ये सब कलर याद रखिएगा। ठीक है। कि ब्लू कलर का कंपाउंड क्या है, ब्लू कलर के कंपाउंड में कितना आपका परऑक्साइड लिंकेज है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वगैरह वगैरह चीजें जो है आपसे पूछ सकता है। एक और इसका रिएक्शन आता है जो कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो पढ़िएगा ही, एंड दैट बेसिकली टेस्ट इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड को टेस्ट। ये स्कूल में भी कराया गया था, मुझे याद है, पता नहीं आप लोग स्कूल में नहीं कराया गया होगा। क्लोराइड आयन का एस्टिमेशन हम लोग करते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं कराएगा ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है, अब स्कूल से उम्मीद नहीं है ज्यादा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इसको बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं किसका? एस्टिमेशन बोल दो या कंफर्मेटरी टेस्ट बोल दो क्लोराइड आयन का। इट इज बेसिकली व्हाट, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ व्हाट,
क्लोराइड आयन, ठीक है। तो एक बार और क्वालिटेटिव में आएगा ये, ठीक है, तो वहां पे दोबारा रिएक्शन लिख देंगे। होता क्या है कि जब मैं K2Cr2O7 को ट्रीट कर रहा हूं मान लो KCl के साथ, यानी क्लोराइड सॉल्ट के साथ, ठीक है, और यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लिया जा रहा है ओनली टू वेट द मिक्सचर, ठीक है, सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं हम लोग, खाली क्या ले रहे हैं कि थोड़ा सा मिक्सचर क्या हो जाए, गीला हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप K2Cr2O7 को KCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड इट इज ओनली यूज्ड टू वेट द मिक्सचर, ओनली यूज्ड टू वेट द मिक्सचर। तो यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग गैस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस। इसी को बोला जाता है क्या, क्रोमाइल क्लोराइड गैस। ये सब गैस हम तुम लोग को बॉन्डिंग में पढ़ाते थे, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग से निकलवाए हैं हम। रेड कलर का इसका डीप रेड वेपर आएगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, डीप रेड वेपर्स आएगा, ठीक है। अब देखो आईआईटी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है बच्चा को पता है डीप रेड आएगा, क्रोमाइल क्लोराइड बताएगा, सबसे पहले से पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना है, तो देख कर ही बता देना है +6 है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम कितना होगा बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन क्रोमाइल क्लोराइड, सब कराए हुए हैं तुम लोग को बॉन्डिंग में। D3S होगा, ठीक है, इट इज D3S, ठीक है। और वैसे हम लोग को क्रोमेट का तो मालूम ही है कि क्रोमेट का भी हम लोग भले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पे अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये सब चीज। D3S है। अब यहां पे ये तीन जो बॉन्ड है, जैसे L1 हो गया, L2 हो गया और ये L3 हो गया, इन सबका बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 एंड इट इज लेस देन, ये L4 मान लो तो इट इज लेस देन व्हाट, L4। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आएगा, मेंस वेंस में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल मिल रहा है हमको वो क्या मिल रहा है, D3S। ये जो डीप रेड वेपर्स है, ठीक है, इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। वैसे डीप रेड वेपर मिल जाने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये क्लोराइड का ही सॉल्ट है, लेकिन इसके आगे इसको हम NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। तो इसके आगे अगर आप NaOH के साथ इसको ट्रीट करा देंगे तो यहाँ पे आपको येलो कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा किसका, और जैसे ही ये येलो कलर का सोल्यूशन मिलेगा तो कंफर्म हो जाता है कि क्लोराइड ही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड में, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑफ क्लोराइड आयन विल नॉट गिव विल नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। और यहां पे आपको 2-3 एग्जांपल दे देगा, NaCl दे देगा, ठीक है, आपको मान लो कैल्शियम क्लोराइड दे देगा, आपको मान लो PbCl2 दे देगा, आपको मान लो AgCl दे देगा, ठीक है, आपको मान लो HgCl2 दे देगा, आपको मान लो SnCl2 दे देगा। तो जहां पे आपका क्लोराइड आयन ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, यानी जिनका क्लोराइड का सॉल्ट का KSP कम है, ठीक है। तो आगे चल के तुमको ये चीज पता लगेगा कि किस किस क्लोराइड का सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है। एक तो पता लग ही गया तुम लोगों को कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक तो डेफिनेटली लग रहा है AgCl, दूसरा PbCl2, HgCl2, SnCl2, यानी ये क्या है प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग सॉल्ट है, यानी इनका सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इसलिए यहां से उतना क्लोराइड आयन नहीं मिल पाएगा जितना कि हमको जरूरत है ये रेड वेपर्स बनाने के लिए, ठीक है, जितना कि हमको जरूरत है ये रेड वेपर्स बनाने के लिए। तो इसीलिए यहां पे दे आर व्हाट, ये भी लिख सकते हैं कि देयर KSP इज लो, देयर KSP इज लो एंड विल नॉट गिव एनफ Cl माइनस, एंड विल नॉट गिव एनफ Cl माइनस, NaCl- दे ही नहीं पाएगा। और अगर NaCl- नहीं दे पा रहा है तो इन सारा सॉल्ट जो है, ये सारा सॉल्ट आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके अलावा तुमसे ये पूछ सकता है कि क्या ये क्रोमाइल क्लोराइड हमको Br- के साथ मिल सकता है क्या, क्या Br- यहां पे लेते हैं
Cl माइनस लेते तो ऐसा कुछ रेड वेपर मिलता? आंसर है नहीं। ठीक है, ये दोनों ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि K2Cr2O7 जो है इनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, Br2 एंड Cl2 में। और ऐसे भी तुमको पता है कि Br माइनस Cl माइनस बोल रहे हैं यहाँ पे, I माइनस, Br माइनस एंड I माइनस के साथ ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि Br माइनस और I माइनस जो है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। ठीक है, तो ये खुद क्या कर जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे, मतलब दूसरे को रिड्यूस करके खुद क्या कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, Br2 और I2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे तुमको रेडिश ब्राउन वेपर्स मिल जाएगा Br2 का, और वायलेट वेपर मिल जाएगा किसका, I2 का। तो इसलिए ये टेस्ट जो है CCT इज नॉट यूज्ड टू कंफर्म, नॉट यूज टू कंफर्म क्या, सॉरी यार बार बार Cl माइनस बोल रहा हूं, नॉट यूज टू कंफर्म Br माइनस एंड I माइनस, क्योंकि ये Br माइनस को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, Br2 का रेड वेपर्स में। ठीक है, इसका रेड वेपर्स मिलेगा आपको Br2 का, और I माइनस का ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में, और इसका आपको क्या मिल जाएगा, वायलेट वेपर मिल जाएगा। तो दो तीन चीजें इस टेस्ट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। आई रेट दिस टेस्ट वेरी हाई फॉर जेई एडवांस, क्योंकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आता है। नोट करिए इसको। हॉट वाटर में भी मतलब उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, यहाँ पे क्लोराइड का कंसंट्रेशन आपको अच्छा खासा चाहिए। ठीक है, हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं क्लोराइड मिल पाएगा जितना कि आपको चाहिए, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का ही आप सॉल्ट लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा वो। मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए थे कि जो कलर है आपका, कलर ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, इवन CrO2Cl2, इवन KMnO4, ठीक है, इवन K2CrO4, ये सारों का कलर जो है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट, DD ट्रांजिशन। इसका कारण क्या है, रीजन इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, रीजन इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपका ये कलर जो है दिखा रहे। खैर, अब हम लोग रेडी हैं दूसरे कंपाउंड को पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं KMnO4। ठीक है, KMnO4 का जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, ये प्रिपरेशन जो पहला वाला प्रिपरेशन करेंगे दैट इज बाय दी अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ, किसका अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करेगा, पाइरोलुसाइट और, किसका करिएगा, पाइरोल्यूसाइट और ये पाइरोलुसाइट और क्या होता है, MnO2 होता है। तो जब आप MnO2 का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होके आपको दे देगा क्या, डार्क ग्रीन सोल्यूशन ऑफ K2MnO4, इसका डार्क ग्रीन कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब ये K2MnO4 जो बना है, ठीक है, इस K2MnO4 का हम लोग एसिडिक मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। तो K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन आ गया वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। तो K2MnO4 जो है इसका एसिडिक मीडियम के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, और यहां पे आपका बन जाएगा KMnO4 प्लस क्या, MnO2 प्लस क्या बन जाएगा, MnO2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये +6 में था, और यहाँ पे ये क्या हो गया, +7 में, और यहाँ पे क्या हो गया। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद आपको KMnO4 मिल जाता है। अब इसके अलावा भी KMnO4 अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे अगर हम कमर्शियल मेथड बोले तो कमर्शियल मेथड में भी प्रोसेस यही है मोर और लेस।
कमर्शियल मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कमर्शियल मेथड में क्या होगा, MnO2 का हम लोग क्या करेंगे, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कर देंगे। और हमको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, MnO4 2- मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पे आपका ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और MnO4- विल बी फॉर्म्ड एट एनोड, विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। ऐसे भी बना सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप लैब मेथड में, हम लोग लैब मेथड में अगर जाते हैं तो लैब मेथड में तो हम Mn2+ का सॉल्ट ले लेंगे कोई भी, जैसे MnSO4 ले लिए और इसका ट्रीटमेंट कर दिए किसके साथ, हाइपो के साथ, H2O3 2- के साथ। तो जैसे ही आप इसको ट्रीट करिएगा तो ये चला जाएगा किसमें, MnO4- में। तो लैब मेथड में अगर हम लोग बात करें तो ये H2O3 2- के साथ भी MnO4- में जा सकता है। इसके अलावा यहाँ डायरेक्ट अगर O2 मिलने में दिक्कत है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, KClO3 के साथ, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन के बाद भी हमको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। आप KClO3 की जगह पे क्या ले सकते हैं, KNO3 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी इसके डिकम्पोजिशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, O2। इन फैक्ट इनके साथ रेट इज मोर फास्ट, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा करेगा ये लोग। इनफैक्ट द रेट इज फास्ट हियर, इनफैक्ट द रेट इज फास्ट हियर, यहां पे रेट क्या है, ज्यादा फास्ट है, बिकॉज दे सप्लाई मोर O2, बिकॉज दे सप्लाई मोर, क्या जी, ये ज्यादा O2 आपके क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करेंगे कि KMnO4 जो है, KMnO4 का भी बहुत सारा यूज है। तो KMnO4 जो है इज यूज्ड एज व्हाट, हम पहले भी आपको ये चीज बताए थे, इट इज यूज्ड एज नॉट अ सेकेंडरी प्राइमरी स्टैंडर्ड, इट इज यूज्ड एज व्हाट, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका हम लोग यूज करते हैं एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, बिकॉज बिकॉज KMnO4 कंटेन्स इम्प्योरिटीज, कंटेन्स इम्प्योरिटीज, इसके अंदर इम्प्योरिटीज आपका प्रेजेंट हो जाता है। और इम्प्योरिटीज क्या रहता है, इम्प्योरिटीज रहता है जिससे ये बना है, यानी कि MnO2 ही इसमें इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसका खुद का स्टैंडर्डाइजेशन पहले करना पड़ेगा, तब तो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड बन के यूज करोगे। तो इसका आप स्कूल में करते हैं तो KMnO4 itself it gets, या the standardization of KMnO4, the standardization of KMnO4, the standardization of KMnO4 is used, या is done by क्या बेटा, ऑक्सैलिक एसिड, जो कि अपने आप में भी क्या है, एक प्राइमरी, ये अपने आप में भी क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। और ये रिएक्शन आपके लिए स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप MnO4- को ऑक्सैलेट के साथ या ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये खुद तो चला जाएगा Mn2+ में और ये बना देगा CO2। इस रिएक्शन में क्या है, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे MnO4 जो है ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये भी सब पॉइंट याद रखना, यही सब की पॉइंट होता है। तो इन दिस रिएक्शन द MnO4- आयन इज बिहेविंग एज सेल्फ इंडिकेटर, क्योंकि इसका कलर चेंज होगा खुद में को, इज बिहेविंग एज व्हाट, सेल्फ इंडिकेटर। ये भी आपको स्कूल में बताया गया होगा। ठीक है, और साथ साथ यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो Mn2+ बन रहा है ना, धीरे धीरे इसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि Mn2+ जो बन रहा है ना वो उस पूरे रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। तो धीरे धीरे विथ टाइम द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। तो कह सकते हैं कि विथ टाइम द रेट ऑफ द रिएक्शन increases as Mn2+
as Mn2+ catalyzes the reaction, ये रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। इसके अलावा बाकी सब पॉइंट तुमको ऑलरेडी मालूम है कि MnO4- क्या है, MnO4- इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड इन क्या जी, तो हम लोग को मालूम है ये ऑलरेडी, एसिडिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम, एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को मालूम है। और KMnO4 में MnO4- का जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल इसका भी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, एंड आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आप लिखते हैं यहाँ पे भी क्या है, D3S है। और इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, KMnO4 का कलर क्या होता है, डीप पर्पल होता है, ठीक है। तो ये पर्पल कलर का होता है, और इसका भी कारण हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, कारण क्या है, LMCT है। और बाकी तो तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जानते ही हो कि MnO4- जो है, अगर एसिडिक मीडियम में हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये खुद किस में चला जाएगा, Mn2+ में, जहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/5, ठीक है। अगर यही MnO4- जो है, अगर बेसिक मीडियम में यूज करोगे तो ये किस में चला जाता है, MnO3 में चला जाता है, दैट इज +6 में चला जाता है। और यहां पे अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो ये m आता है। और अगर इसी MnO4- को आप न्यूट्रल मीडियम में यूज करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चला जाता है, यानी कि +4 में चला जाता है। और यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, m/3 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग क्या है, रिएक्शन है। जैसे अगर हम एसिडिक मीडियम में बात करें तो MnO4- जो है, इन एसिडिक मीडियम अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये अगेन Fe2+ को किस में भेज देगा, Fe3+ में, SN2+ को किस में भेज देगा, SN4+ में, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑक्सलेट को अभी हम लोग देखे ही थे, इसको CO2 में भेज देगा, नाइट्राइट को NO2- को नाइट्रेट में भेज देगा, एल्कोहल है अगर आपके पास उसको एसिड में भेज देगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास ASO3 आयन है तो इसको भेज देगा ASO4 3- में, तो ये आर्सेनाइट आयन है, दिस इज आर्सेनाइट आयन, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में बदल देगा, ठीक है, आर्सेनेट में बदल देगा। इसके बाद H2S को भी ये किस में करेगा, सल्फर में। SO2 लीजिएगा, उसको कर देगा ये किस में, SO, ठीक है, SO2 को अगर ये लेंगे तो हम लोग SO4 2- में कर देगा। इसके अलावा Cl-, Br-, और I- को भी ये क्या करेगा, Cl2 Br2 और किस में बदल देगा, I2 में बदल देगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो वही है थायोसल्फेट, H2O3 2- में, इसको ये ऑक्सीडाइज करके किसमें भेजता है, सल्फर में, किसमें, सल्फर में। अब ये एसिडिक मीडियम का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कॉमन है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ। अलग रिएक्शन ये किसके साथ देगा, अलग रिएक्शन देगा इन न्यूट्रल, या फिर क्या, यहीं से क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, न्यूट्रल या फिर फेंटली, मींस क्या, एडवांस में भी न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन। फेंटली हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मतलब क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, इसका मतलब होता है स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। तो न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में आप देखिएगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि H2O3 2- को, यही एडवांस में पूछा था, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में घुसा के, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, ये I- को, अपना I- को एसिडिक मीडियम में I2 भेजता है, यहां पे इसको भेज देगा किसमें, आयोडेट में, किसमें भेज देगा, आयोडेट में भेज देगा, तो ये आयोडेट आयन है, ठीक है, इसमें भेज देगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपना खुद का जो सॉल्ट है, ठीक है, Mn2+, इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, MnO4- में, तो खुद के मैंगनस सॉल्ट को किसमें भेज देगा, MnO4- में भेज देगा। तो ये सब इसका कुछ कुछ जो है आपका पॉइंट है। बस एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा
कि टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम वी डज नॉट यूज वी डज नॉट यूज ठीक है HCl बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस Cl-2 what Cl2। कहां से लिखना है तुम लोगों को? 1 2 3 3 यहां से शायद लिखना है ना। हाँ कर सकते हैं। मोर सॉल्ट भी सर क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज होगा। सर H2O3 रिड्यूस कैसे हो गया था? H2O3 सर रिड्यूस कैसे हो गया? सर कहाँ वहां पे पे रिड्यूस हो गया? रिड्यूस हुआ था, जहाँ पे आपने लिखा एसिडिक मीडियम में, वहां पे रिड्यूस करा दिया था। अच्छा देखते हैं, अभी ये स्लाइड नोट करो ना। रिड्यूस नहीं करेगा वहां पे, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। अच्छा ओके। वो अच्छा जो लिया ये नहीं था ना होगा फिर। पहले, एस एस SO4 2 माइनस नहीं लिया होगा फिर। हाँ वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। कहाँ पे था यार वो रिएक्शन? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि वो, कहाँ गया ये? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसको डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। SO4 2 भी लिख लीजिए। हम्म। हाँ उसमें भी तो लिखा था ना डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे भी एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा और बेसिक मीडियम में सल्फेट। देखो इसमें 2 3 चीजें जो हैं आप लोग और ये कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यार। Mn2+ को ना, ये जब रिएक्शन होता है तो ये कौन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? MnO2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। MnO4- इसके साथ कौन प्रोपोर्शन कर देगा। इसके अलावा एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूं, इसको तो पहले करेक्ट आप लोग कर लीजिए कि यहाँ पे MnO2 बनेगा, ठीक है। अगर आपको Mn2+ का कन्वर्जन करना है, ठीक है, किसमें? MnO4- में। तो यहां पे आपके पास बहुत सारा रिएजेंट है, जैसे कि आप सोडियम, क्या नाम है, अमोनियम परऑक्सो डाइसल्फेट का यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। इसके अलावा आप PbO2 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप Pb3O4+ HNO3 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मान के चलिए कि Pb2O3+ HNO3 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप NaBiO3 का यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इसके अलावा आप NaIO3 का यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है, जिसको कि आपको अगर मैग्नेट को किस पे कन्वर्ट करना है, Mn2+ को मैग्नेस को कन्वर्ट करना है पर मैग्नेट में, तो आप ये इनमें से कोई भी और करके कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक गलती जो हमने की है, ठीक है, जब मैं देख रहा था प्रिपरेशन वाला स्लाइड का, आ गया, हाँ। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे H2O8 क्या कर लीजिएगा, 2-, और एसिडिक मीडियम देके यहाँ पे आप सल्फेट कर लीजिएगा। तो लैब मेथड, यानी कि लैब मेथड में आप Mn2+ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, MnO4- में, तो आप परऑक्सो डाइसल्फेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको स्लाइड में दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हो गया है, करेक्ट कर लियो। हाँ, और उसके बाद ये वाला स्लाइड जहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल कन्वर्जन के लिए बहुत सारी चीजें दे दी है, जिससे मन उससे कन्वर्ट कर लो। और इसके अलावा आपके पास जो H2SO4 के साथ रिएक्शन है, जैसा वहां रिएक्शन हुआ था कोल्ड और हॉट, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम कोल्ड कंडीशन में इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, ये KMnO4 जो है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म KHSO4, ठीक है। और यहां पे आपका क्या होगा, साथ में बन जाएगा, एक तो आपका वाटर बन जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्या बनाए थे, CrO3 बनाए थे ना, यहां भी एसिडिक ऑक्साइड बनेगा MN2O7, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड।
इसके अलावा अगर आप हॉट कंडीशन में इसको करते हैं तो हॉट कंडीशन में आपका ये KMnO4 जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, वहां भी K2SO4 बना था, यहां भी बनेगा, साथ में यहां पे भी MnSO4 बनेगा, वहां पे भी O2 रिलीज हुआ था, यहां पे भी O2 रिलीज होगा। ठीक है, तो ये KMnO4 का रिएक्शन हो गया H2SO4 के साथ, सिमिलर वे में रिएक्शन यहाँ पे आपका चल रहा है। ठीक है, एक और इसका हीटिंग इफेक्ट वाला रिएक्शन देख लीजिएगा। ठीक है, कि हीटिंग इफेक्ट में क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट में आप देखिएगा कि एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, देखो तो KMnO4 को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हीट करने के बाद इसको मिलता है हम लोगों को क्या, K2MnO4 प्लस MnO2 मिलता है। ठीक है, और अगर रेड हीट करिएगा मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो रेड हीटिंग पे यहां पे K2MnO3 मिल जाएगा। नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसको। तो ये सारा जो आपका रिएक्शन है ये आपको ध्यान में रखना है कि MnO4 का सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, कोई अलग से रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर वो Mn2 प्लस जो सेकेंड नंबर में PbO2 के साथ बस PbO2 रहेगा, उसमें H प्लस नहीं होगा? नहीं उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ PbO2 ही है। ठीक है सर। लैब मेथड में कुछ नहीं है, H2OH2 माइनस कर लो, जो H2 किया था दिखा दो, लैब मेथड दिखा दो, H2OH2 माइनस, और उसको कन्वर्ट करना SO4 2 माइनस में। एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये वाला आपका रेड हीटिंग वाला याद रखिएगा, O2 भी रिलीज होता है यहाँ पे, O2 भी रिलीज कर होगा यहाँ पे, दोनों ही केस में, यहाँ पे भी O2 रिलीज होगा और यहाँ पे भी O2 रिलीज होगा, दोनों केस में O2 भी आपका रिलीज होगा। तो K2MnO4 बनेगा एट नॉर्मल 750 केल्विन के आसपास हीट करेंगे तो आपका K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, और रेड हीटिंग करने पे K2MnO3 मिलेगा। चलिए ये आपका हो गया डी ब्लॉक खत्म, इसके बाद हम लोग थोड़ा पी ब्लॉक बोल रहे हैं, एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अगला जो चैप्टर हम लोग को देखना है दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें घुसता है, N-2 एफ ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। बाकी आपको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो लैंथेनम के साथ, या आप बोल दीजिए कि येट्रियम के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है, इसलिए आप देखिएगा कि येट्रियम के नीचे लैंथेनम है और लैंथेनम के नीचे पूरा का पूरा लैंथेनाइड है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो आपका है, तो वही चीज यहाँ पे पहले स्लाइड में आपको दो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मालूम है, एक आपका सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेनियम तक जाएगा, एक थोरियम से स्टार्ट होकर लॉरेंसियम तक जाएगा, 90 to 103 और आपका 58 से 71। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, N-2 में, इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं। बाकी इनका प्रॉपर्टी किसके साथ रिसेंबल करेगा, ये ट्रियम के साथ, इसलिए इनको सबको एक जगह रखना था पीरियोडिक टेबल में, जो हम ऑलरेडी तुम लोग को बता दिए हैं। तो लैंथेनम के किसके नीचे रखा गया, ये ट्रियम के नीचे, और बाकी रिमेनिंग आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज बना दिया गया। कहां से कहां है वो मालूम है। लैंथेनाइड्स कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो हमेशा ये क्या होगा नेचर में, ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में मिलने वाला नहीं है। इंट्रो दो चैप्टर का, नोट करो इसको, पड़ेगा।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगला हमको लगता है वही होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो हम लोग को पता है 4f क्या है, 1 2 14, 5s2, 5p6, 5d0 2 1 एंड देन 6s2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो वैसे 58 से 71 हम तो बोलते हैं सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ जो है आपको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? सीरियम का। सीरियम का क्यों हाईलाइट किए आप देखिए, यहाँ बाउ प्रिंसिपल वायलेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गैडोलिनियम का आप देखिए, तो जहां पे भी अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट हुआ है ना, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी याद रखना चाहिए। टर्बियम, ठीक है, यहां पे भी क्या हुआ है, अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका डिस्प्रोसियम में भी हुआ है ना जी, इसमें आपका नहीं हुआ है, ठीक है। 6s2 आपका 4f14, तो पहले आपका ये हो गया, तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ दिख रहा है, हाँ, इसके बाद आपका यटरबियम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है? 4f14 के बाद 6s2 लिख दिया है ना, वायलेट हुआ है क्या? यटरबियम में नहीं हुआ है, नीचे वाले में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे तो आपका नहीं हो रहा है, यहाँ ल्यूटेनियम में आपका हो गया है, यहाँ पे आपका नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ल्यूटेनियम में देखिए 4f14, फिर 5d1 एंड फिर 6s2, तो यानी कि आपने क्या किया, आपने 5d को कंप्लीट नहीं भरा और सीधा कहाँ पहुंच गए, 4f14 में पहुंच गए। तो यहाँ पे आपका आपको दिखेगा कि क्या नाम है, बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे क्या हो गया है, क्या नाम है, अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट होता हुआ दिख रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि +3 आयन जो इनका बनेगा, जिसको हम Ln3+ आयन बोलते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, 6s2 से। 6s से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 निकालो और फिर 5d1, तो बचेगा क्या, 4f14। तो दिस पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल मेंस में इसको पूछने का ट्रेंड बना दिया है। अब इसमें भी कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले तो 4f1 वाला, दूसरा 4f7 वाला, और तीसरा क्या, तो 1 7 और 14 वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन में भी देखिएगा तो जहां 4f1 है, 4f7 है, ठीक है, और जहां पे भी 4f आपको 14 दिखा, यहां पे दिखा और यहां पे दिखा, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे भी 1 7 14 दिख रहा है, क्योंकि 7 क्या हो गया, f ऑर्बिटल के लिए हाफ फील्ड हो गया, 14 उसका कंप्लीटली फील्ड हो गया। तो ये एनसीईआरटी में भी आप देखिएगा बना के दिया हुआ है, इस एलिमेंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जहां जहां पे भी आपका ये हो रहा है, ठीक है ना, अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जहां भी डी को आपने नहीं भर के कहां चले गए आप, एफ पे, 4f पे, पहले तो आप 6s को भरिएगा, 6s के बाद आप किसको भरिएगा, 5d को, 5d के बाद 4f को। तो जहां जहां पे आपका 5d नहीं फील हुआ है, उन सब में आप देख सकते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, वायलेटेड है। नोट करिए इसको। अब देखिए यहां पे क्या क्या कंक्लूजन जो है आपको निकालना चाहिए, खासकर एक तो सीरियम के अंदर, एक जो हमने गैडोलिनियम बोला उसके अंदर, और लास्ट वाला जो आपने देखा ल्यूटेनियम, जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्यों आ रहा है, जैसे गैडोलिनियम में क्यों आया, क्योंकि अगर गैडोली डी में नहीं आता तो ये हाफ फील्ड अचीव नहीं कर पाता, यहां पे भी डी में नहीं आता तो ये हाफ फील्ड अचीव नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जा रहा है, डी में चला जा रहा है। और 4f और 5d का एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है, ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। तो एक इसीलिए है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के लिए गैडोलिनियम हो गया, ल्यूटेनियम हो गया, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दूसरा, इस तरह का इरेगुलरिटी आप ट्राईवैलेंट आयन में नहीं देखेंगे। यानी ट्राईवैलेंट आयन में क्या है, सिंपल आपका जैसा फीलिंग होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, एकदम रेगुलर फीलिंग हुआ है, तो ट्राईवैलेंट में दिक्कत नहीं है। दूसरा बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बाद आपका एफ ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यही कंक्लूजन जो है आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि आपका डी में इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, ताकि ये इसको ना अचीव करे, 4f8 6s2 को ना अचीव करे, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 4f और 5d का इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है।
और हाफ फील्ड मिल जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी। ट्राई पॉजिटिव आयंस में आपके फीलिंग क्या है, रेगुलर है। यही सब स्टेटमेंट बेस्ड में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको एफ ऑर्बिटल में कोई भी दिक्कत, मतलब क्या नाम है, ट्राईवैलेंट आयन में कोई भी दिक्कत नहीं जा रहा, वहां एकदम रेगुलर फीलिंग हुआ है 1 से लेके 14 तक। जो मैंने बताया था कि आउटर इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा तो इसका साइज श्रिंक कर जाएगा और इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एक कौन बनेगा करोड़पति टाइप का क्वेश्चन, कि जो आपका प्रोमेथियम आपका है, पीएम है, इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। यानी कि लैंथेनॉइड में एकमात्र जो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, मैनमेड और रेडियो एक्टिव दोनों कौन है, तो आपका पीएम है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आएगा वो एटॉमिक साइज वाला पार्ट आएगा, ठीक है। इसमें एक ग्राफ देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस में। और ये ग्राफ में आप देखेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आप लैंथेनम 3+ से, ठीक है, कहाँ मूव करिएगा, Lu3+ से, तो यहाँ पे आपका साइज क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा डायग्राम है। बाकी अदर आयंस जैसे सीरियम 4+ में भी एग्जिस्ट करता है आपका, बाकी आयन जो है टीबी ये भी 4+ में एग्जिस्ट करता है, तो इनका भी साइज जो है वो नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसे बहुत भाषणबाजी हम लोग कर चुके हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये आप एनसीईआरटी से कॉपी कर लीजिएगा डायग्राम, ठीक है, टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा ये करना है। तो इसका कारण क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, पुअर शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय द अदर 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है और इसकी चलते जो केमिस्ट्री है लैंथेनॉइड्स की वो अफेक्ट होती है। आगे चल के आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिएगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस में इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेम साइज है तो प्रॉपर्टी भी मोर और लेस क्या है, सेम है, तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा, हार्डनेस पे असर पड़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे असर पड़ेगा। तो वो सारा जो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज आप बोल सकते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स जो हैं लैंथेनॉइड्स को झेलने पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने वही सब जो है फालतू पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि 1 4f इलेक्ट्रॉन इज पुअर शील्डेड बाय व्हाट अदर 4f इलेक्ट्रॉन, वही कारण है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसको आप एक बार पढ़िएगा या आप जितना नोट बनाइएगा उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या क्या है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल सिंपल है कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि रिएक्टिव है, तो एयर में रखोगे तो क्या कर जाएगा, टार्निश कर जाएगा, ठीक है। तो टार्निश कर जाएगा, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होता है। हार्डनेस जो है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाइएगा तो आपका हार्डनेस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका बहुत 1000 से 1200 केल्विन तक है। और समारियम जो है वो आपका बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है, दैट इज 1623 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि इनका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर है, हीट और क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कॉमन पॉइंट। डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, स्मूथली चेंज कर रहा है। जहां स्मूथनेस नहीं है वो है यूरोपियम और येटरबियम, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको एसएम में भी और टीएम में भी ये चीज देखने को मिलेगा। अब ये सब पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट बना के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में बनाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिकली करेक्ट फॉर लैंथेनॉइड्स। तो ये सब तुमको याद होना चाहिए कि सब ऐसे ही है कि रैपिडली टार्निश हो जाता है एयर में, ठीक है। हार्डनेस जो है एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ रहा है, बाकी सब प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। एक समारियम का याद रख लीजिएगा कि थोड़ा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। और जहां जहां पे आपका एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का ही लाइन कॉपी किया हुआ है, तो इसको नोट कर लो। थोड़ा जगह छोड़ देना, किसके लिए, वो डायग्राम के लिए। हाँ, जो साइज वाला था ना पार्ट, उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देना, या बाद में भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो पॉइंट जितना भी है। अब देखिए यहां पर, अब इसमें कुछ नहीं है इस चैप्टर में बचा कुचा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है और रेडियस का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है ना, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन उससे काफी ज्यादा पूछता है। सबसे पहले कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। तो आप देखिएगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो +3 तो डेफिनेटली शो करेंगे, +3 डेफिनेटली शो करेंगे। +3 शो कर रहा मतलब 6s2 का 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है और एक या तो डी का कर गया है और नहीं तो 4s का किया है, ठीक है। तो +3 इसका दिखेगा ही दिखेगा। कुछ कुछ एलिमेंट है जैसे सीरियम हो गया और एक आध एलिमेंट है जहां पे +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। यानी वहां पे भी +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो करता है। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोस्ट स्टेबल हमेशा इनका क्या होगा, +3। तो अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि द मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज व्हाट, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या, +3। और कौन कौन +3 के अलावा +4 भी दिखा रहा है वो एलिमेंट आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे, देखो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, अरे यार हटो, हम्म, नहीं करना है भाई। हाँ, अब देखो यहां पे जो जो पॉइंट मैंने आपको बोला वो सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो कलर वाला पॉइंट भी आएगा कि यहां पे कलर का कारण क्या है, एफएफ ट्रांजिशन। क्या है, एफएफ ट्रांजिशन। और जहां पे 0 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 14 है, ये सब याद रखिएगा। लैंथेनम 3+, सीरियम 4+, इनका आयन क्या होगा, कलरलेस या डाई मैग्नेटिक होगा। ये दोनों क्या है, ये भी डाई मैग्नेटिक है और ये भी क्या है, डाई मैग्नेटिक है। रेस्ट क्या होगा, इनको छोड़कर बाकी सब जो होगा वो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। जो मैंने आपको बताया था कि यहां पे भी एफएफ ट्रांजिशन होगा। यहां पे एब्जॉर्प्शन बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा क्या है, नैरो है, ठीक है। और ये इसीलिए नैरो है क्योंकि आपका जो एक्साइटेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, विद इन एफ लेवल हो रहा है। इसलिए यहां पे जो एब्जॉर्प्शन बैंड आपका बन रहा है वो डी की तरह बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। डी की तरह बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है। इसलिए इनका कलर भी आप देखोगे कि बहुत शार्प कलर नहीं शो करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस कलर नहीं शो करेगा। इसलिए इनको बोला गया क्या, सिल्वरी व्हाइट। क्या बोला गया, सिल्वरी व्हाइट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो क्या है, नैरो है। इसके बाद आप देखिएगा कि इनका फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी किसको मैच कर रहा है, 600 किलो जूल है, और सेकेंड जो है 1200 किलो जूल है। और ये किसके साथ मैच कर रहा है, कैल्शियम के साथ मैच कर रहा है। ये सब खाली स्टेटमेंट के में याद रखिएगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आप देखिएगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में आप देखिएगा कि कहीं कहीं पे आपको एबनॉर्मल लो वैल्यू क्या मिल गया है, आयनाइजेशन एनर्जी का। ये इसीलिए मिल गया है क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड हो गया हो या फिर फुलफिल्ड हो गया हो या 0 हो गया हो। तो जहां पे भी ये चीज आपको दिखेगी वहां पे आपको दिखेगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा उसमें क्या आएगा, डिप आएगा। उसमें क्या आएगा, डिप आएगा। और ये पहचानने का तरीका वही पहचान पाएगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, ठीक है। जिसको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तीसरा निकाल रहा है तो तीसरा निकालने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 4f17 मिल रहा हो, 4f14 मिल रहा हो। तो ये पॉइंट आपका यहां पे है, लैंथेनम, सीरियम, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। या विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर व्हाट, कलरलेस। तो 4 आयन है, 2 0 वाला है और 2 क्या है, 14 वाला है। उतना याद करके रखिए। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा चैप्टर में, तो चैप्टर में आगे बढ़ने के बाद आपका इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो वाली कहानी थी कि +3 वाला कहां कहां स्टेबल है, कुछ कुछ जगह पे +4 भी स्टेबल है जैसे सीरियम और पीआर के केस में, ठीक है। एसएम के केस में आपका +2 भी स्टेबल है, ठीक है। और आगे आप देखिएगा कि यहां पे इसका +2 दिखता है नीचे में। तो लेकिन सारे के सारे क्या कर रहे हैं, +3 दिखा रहे हैं। अब जो जो +4 दिखा रहा है वो याद करो, जो जो +2 दिखा रहा है वो भी याद करो, ठीक है। एक्टिनाइट्स में ऐसा नहीं है, एक्टिनाइट्स में वैसा है कि पहला 4 किया, फिर 4 5, फिर 3 4 5 6, मतलब यहां पे आपका वेरिएशन क्या है, ज्यादा है। यहां पे वेरिएशन क्या है, ज्यादा है। और वेरिएशन ज्यादा जब भी होगा तो समझ जाना कि n-2f, और आपका जैसे हम लोग बोलते थे ना डी में वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, तो n-1d और ns का एनर्जी गैप क्या था, कम था। तो हम लोग बोलते थे वहां पे क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल सकता है। तो ये तो एक्टिनाइट्स का है, इसमें आपको वेरिएबल ज्यादा दिखेगा। बट यहाँ पे 3 या 4 या 2 और 3 का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। जैसे यहाँ 3 4 दिखा है, फिर यहाँ पे 2 3 बीच में दिखा है, फिर देखो 3 4 दिखा है, फिर नीचे में क्या दिखा है, 2 3। तो पूछ लेगा कि कौन कौन +2 का शो कर सकता है।
अब आपको याद होना चाहिए कि एसएम, यूरोपियम आपका, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए ईआर, उसके बाद आपका टीएम, ये सब +2 भी शो कर रहा है। लास्ट में ये टर्बियम जो आ रहा है ये भी आपका क्या कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है। एक एक दो बार आप एमसीक्यू बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, बस एमसीक्यू का खेल है यहाँ पे, एमसीक्यू बना के याद करिएगा तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट का तो हमने ऑलरेडी बात कर ही दिया है कि +2 भी शो करेगा +3 के अलावा, ठीक है। और बाकी जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल द लैंथेनाइड्स अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली सीरियम, प्रेसडाइमियम, टर्बियम एग्जिबिट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4, जो कि आपको दिखा भी था यहाँ पे। +4 प्रेसडाइमियम हो गया +4, और फिर आपका डिस्प्रेशियम जो था वो भी कितना आ रहा है, +4। तो यहाँ पे ये चीज पॉइंट में मेंशन भी मैंने कर दिया है कि आपका +3 तो सब दिखाएगा, लेकिन +3 के अलावा +4 यानी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन दिखाएगा, तो सीरियम दिखाएगा, प्रेसडाइमियम दिखाएगा और टर्बियम दिखाएगा। इसके अलावा +2 +4 ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, C4+ में F0 हो जा रहा है इसलिए +4 दिखा रहा है, ठीक है। हाफ फील्ड हो जा रहा है किसमें, EU2+ में, इसीलिए ये क्या दिखा रहा है, 2+ का। टर्बियम का देखिएगा तो वहां TB+4 में क्या हो जा रहा है, F7 आ जा रहा है। उसी तरीके से आप बात करिएगा YB का 2+ क्यों स्टेबल है, क्योंकि F14 आ जा रहा है। तो बहुत इजीली आप इसको ये कर सकते हैं, कोई यहां रॉकेट साइंस नहीं है, बस हाफ फील्ड, फुल फील्ड या F0 यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट याद रखना है। तो कभी भी पूछेगा कि +2 क्यों ज्यादा स्टेबल है, +4 ज्यादा क्यों स्टेबल है, तो यही 3 कारण में से एक कारण आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। अब वो सही प्रिडिक्शन तभी कर पाओगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, ठीक है। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जाहिर सा बात है कि क्योंकि हम बोल दिए कि +3 क्या है, +3 क्या है, सबसे स्टेबल है, तो हाइयर वाला लोअर पे आएगा, हाइयर वाला लोअर पे आएगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो लिख भी रहा है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, और लोअर वाला हाइयर पे जाना चाहेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करना चाहेगा। ये क्वेश्चन कितनी बार मेंस में पूछ चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है कि सीरियम 4+ किसकी तरह बिहेव करेगा। अरे सीधा सा बात है, सीरियम 3+ में जाना चाहता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो Ln2+ वाला है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो सीधा सा बात है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो तुम देखोगे जब पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू में भर भर के इस पे ये वाला पॉइंट पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब लोग क्या है, इसको रट रहे हैं, रटने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। इनका +3 स्टेबल, मैंने जब ऑलरेडी बोल दिया कि +3 स्टेबल है, तो हाइयर वाला को क्या मानो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लोअर वाले को क्या मानो, रिड्यूसिंग एजेंट मानो, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, और अगर यहां से क्वेश्चन आ गया एकदम 4 नंबर आसानी से मिलता है, ठीक है, फ्री फोकट का 4 नंबर है। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनका क्या है, जो आपके पास F0 F14 वो वाले क्या होंगे, डाई मैग्नेटिक होंगे, बाकी रेस्ट क्या होंगे, आपके ये होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे। यहां पे लिखा ही हुआ है डाई लैंथनम एंड ल्यूटेशियम, जो हम ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुके हैं, तो ये सब कुछ पढ़ने वाला बात नहीं है। यहाँ पे सीरियम 4+ एंड YB2+ अगेन 14 वाला है, ये आपका 0 है और ये क्या है 14 है, तो 14 और 0 वाला हमेशा क्या होगा, डाई मैग्नेटिक। तो ये सब आपको दिखेगा जेईई मेंस के क्वेश्चन में, किसी ना किसी शिफ्ट में तुमको दिख जाएगा, सीरियम 4+ डाई मैग्नेटिक, YB2+, 4F14 है तो ये भी क्या है, डाई मैग्नेटिक है। तो इसमें कुछ ये नहीं करना है, मतलब इसका नोट्स बनाओ चाहे नहीं बनाओ, हम तो बोलेंगे प्रिंट करके आप अपना कॉपी में लगा लो, पढ़ने का अलावा इसमें लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाला चीज है ये, ठीक है। इसलिए लिखोगे भी नहीं, प्रिंट करके अगर आप बोलोगे तो हम बैकग्राउंड ब्लैक व्हाइट करके आपको दे देंगे, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट दे देंगे, सीधा प्रिंट करके कॉपी में लगा दो, बात खत्म है, कुछ दिक्कत नहीं है। और जब भी पढ़ो तो ऐसे ऐसे करके उसमें हाईलाइटर मार्क कर दो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, कलर, कलर वाला वही पार्ट है, FF ट्रांजिशन, ठीक है, जो हम लोग को रटा रटाया बात, ठीक है, वही चीज करना है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको सबको पता है कि यहां पे ये वाला पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि द आयंस ऑफन विथ, ऑफन मतलब हमेशा नहीं, जनरली 4Fn जिसका कंफिग्रेशन है, और 4F14 n, 4F14 n, जैसे 4F14, 4F मान लो हम 3 ले लिए, 4F3 ले लिए, तो तुमको ये वाला प्रॉपर्टी दिखेगा कि 4F3 और 4F11 इन दोनों का कलर क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। तो ये वाला पॉइंट वाला जो है थर्ड वाला पॉइंट, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 4F14 आर कलरलेस, वही रटा रटाया बात। ये वाला बस पॉइंट है कि 4Fn और 4F14 n वाला जो है इनका कलर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो अदर प्रॉपर्टी जो है वही है कि डेंस मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, देख ही चुके हैं कि 1000 से 1200 केल्विन के आसपास इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है,
क्योंकि आपका पुअर शिल्डिंग है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी है, कंपेरेबल टू क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और तो लैंथेनाइड्स का जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या है, कम है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, लो है, इसलिए ये भी क्या करेंगे, तुरंत तुरंत ट्राइवेलेंट कटायन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनके पास भी रहेगा। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा ये सुन लो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी तो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का कारण क्या है, तो वेकेंट एफ ऑर्बिटल, वेकेंट एफ ऑर्बिटल। दूसरा चीज यहां पे ये पूछ सकता है, पता नहीं यहां स्लाइड मैंने इंक्लूड किया है कि नहीं, कि इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी और एक्टिनाइट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, इसको कंपैरिजन, और डी ब्लॉक के साथ इसका कंपैरिजन, कि किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, तो वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये बिहेव करेगा, ठीक है, अलॉय का फॉर्मेशन करेगा। बेसिक नेचर वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप एलए से जाएंगे कहां तक, एलयू तक, हम पहले भी बता चुके हैं, तो एलए से एलयू तक जाने में क्या है, साइज घट रहा है, और साइज घट रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यही चीज यहां पे है कि LaOH होल थ्राइस क्या है, मोस्ट बेसिक है, और LuOH होल थ्राइस क्या है, लीस्ट बेसिक है। साइज घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर वाला, और ये कॉन्सिक्वेंस है, किसका कॉन्सिक्वेंस है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद अलग अलग कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करेगा, एंड क्या नाम है इसका, कार्बाइड जो है MC2 टाइप है। MC2 है मतलब C2 माइनस आयन है, MC2 का मतलब क्या है, C2, और जब भी C2 माइनस का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एसिटिलीन गैस देगा। कौन सा गैस देगा, इसीलिए इनका जो कार्बाइड है इसको हम लोग एसिटालाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटालाइट्स बोलते हैं, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव यू व्हाट, एसिटिलीन गैस। क्या देगा, एसिटिलीन। तो दिस पॉइंट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ खास नहीं है, सबके साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कार्बन के साथ अलग अलग टाइप का कार्बाइड, Ln3C, Ln2C3, Ln C2, ये सब बनाएगा। हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा किसके साथ, डाइल्यूट। अरे भैया जब तुम्हारा रिएक्टिविटी हाई है तो तुम तो करवे करोगे यार, कोई बहुत नया पॉइंट तो है नहीं। तुम्हारा रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, लो है, तो तुम डाइल्यूट एसिड से क्या करोगे, हाइड्रोजन इवॉल्व करोगे ही करोगे। इसके बाद ऑक्साइड्स भी बनाओगे, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 बनाता है, हाइड्रोक्साइड तो तुम बना ही रहे हो। और इसका जो भी हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक होगा, हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद ये वाला एनसीईआरटी में भी फिगर दिया हुआ है, एसिड के साथ H2, हैलोजन के साथ LnH3, H2O के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, कार्बन के साथ 2773 केल्विन पे LnC2 बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी नाइट्राइड। यानी जितना ग्रुप 1 का प्रॉपर्टी है, जितना ग्रुप 1 का प्रॉपर्टी है सब ये शो कर रहा है। सल्फर के साथ हीट करोगे सल्फाइड बनेगा। ग्रुप 1 में खाली लिथियम जो है ना वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन कर सकता है, लेकिन ग्रुप 2 का सारा एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर सकता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का प्रॉपर्टी को मिक्स करके इसका प्रॉपर्टी बना दो, बात खत्म है, ठीक है। और जाहिर सा बात है कि इसका जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है हम लोग देखे ही है कि वो क्या है, कैल्शियम के मैच कर रहा है। तो ये आपका इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा। और लास्ट में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको मालूम है, वही रटा रटाया, ठीक है, बोल बच्चन वाला कहानी है। इसके बाद तुम्हारा जो इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड, जो हम कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस है भाई, तो सेपरेशन में मुश्किल आएगा, ठीक है, क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ लैंथेनाइड्स, तो यहां पे इनका सेपरेशन में मुश्किल आएगा। एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं आइडेंटिकल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहां पे भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। साइज आपका क्या हो रहा है, वहां पे ये है, डेंसिटी हाई है, डेंसिटी के बाद आपका वही बेसिक स्ट्रेंथ वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये सब आपके एनसीईआरटी का लास्ट पेज वाला यूजेस, मिश्र मेटल एक याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ मिश्र मेटल ये पूछता है, ठीक है ना। मिश्र मेटल ये कहां पे यूज हो रहा है भैया, पायरोफेरिक एंड इज यूज्ड इन व्हाट, सिगरेट एंड गैस लाइटर, ठीक है। आशीष मिश्र मेटल तो तुमको याद रहेगा ही। अब देखिए तो यही सारा चीज है, इसमें आपको पूरा कौन बनेगा करोड़पति टाइप का थोड़ा तैयारी करना है। तो एफ ब्लॉक का ये पूरा का पूरा आपको हम दे देंगे, उसको आप कुछ नहीं करिएगा, प्रिंट करके लिखने का भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। जितना लिखना था उतना लिख लिए, बस लिखने के लिए आप इस चैप्टर में मान के चलिए एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स हो चाहे एक्टिनॉइड्स हो, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है उसका एफ ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो बहुत हाई चांस है कि अगर ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आता है तो छूटना ही है।
या नेगेटिव होना ही है। इसलिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, 14 एलिमेंट ये और एक्टिनाइड्स का भी 14 एलिमेंट्स। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। एक्टिनाइड्स के अंदर भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है, वो भी हम आपको बना के दे देंगे। सीधा प्रिंट मारिएगा, ये करिएगा, एक दिन टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए इसके बाद हम लोग।